दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। छात्रों नमस्कार। आज आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 के 13 अगस्त 2021 में पूछे गए प्रश्नों का फुल एक्सप्लेनेशन। आज का विषय है रीजनिंग। बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों की आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे। छात्रों उससे पहले आपसे कुछ अपनी बात हो जाए। आप सभी बच्चे दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा दें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। मैक्सिमम शेयर करने से हम शिक्षकों का, हम एक्सपर्ट्स का मनोबल तो ऊंचा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में कई और भी छात्र इससे लाभान्वित हो पाएंगे। साथ ही साथ दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के टेलीग्राम को अवश्य ही ज्वाइन करें। इसमें बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं आपको। और फेसबुक पेज को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी पाठ्य सामग्रियाँ, बहुत तथ्यपरक बातें, बहुत प्रामाणिक बातें भी आपको उनसे मिलती रहेंगी। आइए बारी बारी से एसएससी सीजीएल टायर 1 के रीजनिंग के 25 प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एग्ज़ाम तिथि है 13 अगस्त 2021। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी पर इन प्रश्नों को लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ जो डाला गया है उसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। उससे आप प्रश्न देखकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए पहला प्रश्न। छात्रों वैसे तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। वास्तव में आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि रीजनिंग के प्रश्न में प्रश्न को 100% पढ़ा जाना यह संभव नहीं होता है। यह कभी संभव नहीं होता कि प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक शब्दों को पढ़ा जाए फिर प्रश्नों को अटेम्प्ट किया जाए। ये जनरली होता नहीं है। बच्चे प्रश्न को देखते ही नेचर ऑफ क्वेश्चन को पकड़ते हैं और क्लिक कर लेते हैं, ये तो उस चैप्टर का प्रश्न है, इसके बनाने का तौर तरीका ये है। आप देखते ही पकड़ पा रहे होंगे यह प्रश्न निश्चित तौर पर एनालॉजी चैप्टर का है और एनालॉजी समरूपता सादृश्यता में प्रथम दो दिए गए एलिमेंट्स में जो भी गुण मौजूद होता है, जो भी प्रॉपर्टी उन दोनों के बीच में पाई जाती है, वही प्रॉपर्टी तीसरे से चौथे में कंटिन्यू कर देते हैं, बरकरार कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं और वही जवाब हमारा सही हो जाता है। आपके पास प्रश्न है 12 का रिलेशन 60 से है। छात्रों 12 का रिलेशन 60 से क्या है, ध्यान से देखेंगे। 12 में 6 से मल्टीप्लाई किया है। 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये कहना थोड़ा गलत होगा। एक्चुअली 12 में 12 के हाफ से गुना किया है। तो 12 का हाफ 6 से गुना किया, मिले इसको 72 और पुनः इसी नंबर को उसने माइनस कर दिया और जवाब मिल गया 60। एक रिलेशन ये निकला है। छात्रों यहाँ रिलेशंस कई प्रकार के निकलेंगे, लेकिन जिस रिलेशन के आधार पर आप जवाब देना चाह रहे हैं उस रिलेशन के आधार पर आपका जवाब ऑप्शन में अवश्य होना भी चाहिए, क्योंकि 12 और 60 का सिर्फ यही मात्र एक रिलेशन है, ऐसा नहीं है। कोई 12 पंचे 60 भी कह सकते हैं, तो 16 पंचे 80 ऑप्शन में दिखा नहीं, यानी वो सेक्वेंस गलत था। तो ये सेक्वेंस सही है। आप इसी सेक्वेंस के आधार पर 16 में क्या गुना करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। रीजन क्या था, 12 में 12 के हाफ से गुना करना, तो 16 में 16 के हाफ यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जवाब होगा 128। एक प्रोसेस और शेष रह गया है, कारण जिस प्रोसेस का इस्तेमाल आप यहाँ पर करते हैं, जिसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे, सेम टू सेम इस्तेमाल आपको यहाँ भी करना है। तो एक प्रोसेस तो बचा हुआ है, उस संख्या को भी माइनस नहीं किया गया है। आप माइनस करेंगे 16, आपका जवाब 112 आ जाएगा। ये था जवाब। जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर 2। बखूबी आप समझ पाए होंगे एनालॉजी के इस प्रश्न को। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्रों अगला प्रश्न, मेरी वही बात फिर से आपकी सत्य हो जाएगी कि भाई इतना समय होता नहीं कि हम प्रश्न को पूरा पूरा पढ़ें फिर जवाब दें। आप देख रहे होंगे यह प्रश्न इंसर्टिंग द मिसिंग करैक्टर का है। इंसर्टिंग द मिसिंग करैक्टर के प्रश्न में एक जगह नोट ऑफ इंट्रोगेशन होती है और बाकी जगह कुछ संख्याएं होती हैं, कुछ वर्ण हो सकते हैं, कुछ लेटर्स हो सकते हैं, कुछ शब्द भी हो सकते हैं।
उन सभी संख्याओं का प्रयोग कर नोट ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पर आने वाली संख्या को तलाश करना होता है। उसमें आप देखेंगे 4, 7, 6, 15, नोट ऑफ इंट्रोगेशन 21, देन 44, 68 एंड 60। नोट ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पर है। संबंध, रिलेशन या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे, कुछ भी। यहाँ क्या संबंध है उसको देखना आवश्यक। आप देखें इन दोनों के डिफरेंस में, डिफरेंस कितना है, 4 और 15 का डिफरेंस आया 11 में 4 से मल्टीप्लाई किया और ये जवाब मिल गया। ये क्या यह जवाब 60 इसी पैटर्न के आधार पर है? चेक कर लेंगे। क्या 6 और 21 का डिफरेंस आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस आपका 15 आता है। क्या 15 इंटू 4 नीचे वाले एलिमेंट के बराबर है यानी सेकंड्स का पता चल गया है। यही बात आप यहाँ रखेंगे। देखिए 24 और 7 का डिफरेंस आपका 17। फाइनल आपको करना क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। आप देखेंगे ये 68 आपका सेटिस्फाइड हो जाता है, यानी इसमें आंसर 24 बिल्कुल सही है। आइए छात्रों तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न फिर से देखकर हम लोगों को पकड़ना है किस चैप्टर का है भाई। ये तो लॉजिकल वेन डायग्राम का है। लॉजिकल वेन डायग्राम में 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, कभी कभी 5 वर्ड्स भी देते हैं, उसकी मर्जी पर वो छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, दिए गए वर्ड्स में जो एक संबंध है, जिस संबंध से वो आपस में जुड़े हैं। छात्रों यहाँ 3 वर्ड्स दिए गए हैं, मे बी उनमें 2 में संबंध हो और तीसरे से इन दोनों का कोई संबंध नहीं हो। ये भी हो सकता है कि तीनों अलग अलग संबंध रखते हों। जैसे सोचिए सोना, पारा, धातु, गोल्ड, मरकरी एंड मेटल। तो गोल्ड और मरकरी दोनों ही मेटल होते हैं, तो वो एक रिलेशन हुआ उनके बीच। यहाँ पर आपका है महिला शोधकर्ता अंतर्मुखी, विमेन रिसर्चर्स एंड इंट्रोवर्ट्स। आप संबंध सोचिए। लॉजिकल वेन डायग्राम के इस प्रश्न की ऑप्शन देखने से भी पहले उन तीनों के बीच का रिलेशन देखेंगे तो आपको लगेगा महिलाएं शोधकर्ता भी हो सकती हैं, कुछ महिलाएं शोधकर्ता भी हो सकती हैं और कुछ महिलाएं अंतर्मुखी भी हो सकती हैं। जैसे महिला, ब्लू आँखों वाली और डॉक्टर, क्या रिलेशन होगा? कुछ महिलाएं ब्लू आँखों वाली भी हो सकती हैं और कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती हैं। ये रिलेशन आप देखेंगे। यहाँ पर आपको हम दिखा पाएंगे ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को जो तीनों में कॉमन है, इसको ज़रा बड़ा गौर से देखिए। ये कैसा रिश्ता है? अगर ये महिला है, ये मान लीजिए महिला, ये आपकी शोधकर्ता और ये अंतर्मुखी, तो क्या वो जो रिलेशन आप महिला शोधकर्ता और अंतर्मुखी के बीच सोच रहे थे कि कुछ महिलाएं शोधकर्ता भी हो सकती हैं तो कुछ महिलाएं अंतर्मुखी भी हो सकती हैं, ये तीनों गुण यहाँ जस्टिफाई होता है। ये पोर्शन देखिए, ऐसी महिलाएं जो शोधकर्ता भी हैं और अंतर्मुखी भी, इसलिए आपको यहाँ पर जवाब ऑप्शन नंबर 3 देना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये डिक्शनरी वर्ड का है छात्रों। अब आप फिर कहेंगे पूरे प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रश्न को देखते ही हम पकड़ पाते हैं कि ये डिक्शनरी वर्ड का प्रश्न है। अच्छा, डिक्शनरी वर्ड में शब्दों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर सजाया जाता है। मतलब कहने का ये है कि अल्फ़ाबेट में जैसे ABCD, उनका एक रियल ऑर्डर होता है, एक निश्चित क्रम होता है, यानी जिस प्रकार वो लिखे जाते हैं वास्तविक में वह उसका रियल ऑर्डर होता है। उसी रियल ऑर्डर के आधार पर डिक्शनरी में भी शब्दों को सजाया जाता है। ऑब्वियस है, आपसे अगर कोई कहे कि भाई एंट पहले होगा या बुक, तो आप कहेंगे एंट, चूँकि एंट A अक्षर से स्टार्ट होता है और बुक B से, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहता है कि B से पहले A आता, इसलिए आप बुक से पहले एंट को लगाते भी हैं। यहाँ पर हालांकि ऐसे प्रश्न में होता क्या है, सभी शब्द, सभी वर्ड्स किसी एक ही लेटर से स्टार्ट किए भी जाते हैं जानबूझकर कि थोड़ा लड़के को समय लगे। लेकिन हमारे में क्या है, हम बच्चों में क्या है, हम इतनी प्रैक्टिस कर जाते हैं कि वो समय कहीं ना कहीं चुरा लेते हैं हम लोग। आप देखें, फ्रीज, फ्रीडम, फ्रायर, फ्रोजन, फ्राउड, फ्रिंगे। छात्रों यहाँ पर 1 2 3 ये मैंडेटरी नहीं है कि सबसे पहले नंबर पर ही आने वाले वर्ड्स को पहचाना जाए। आप देखेंगे
तो ये एफ आर से शुरू, ये भी एफ आर, हम एफ आर को काटते हैं अगर यहाँ एफ आर, ये भी एफ आर से शुरू, ये एफ आर से शुरू, एफ आर एफ आर एफ आर, ये सारे शब्दों की शुरुआत एफ आर से हुई है। लेकिन एफ आर ई, मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा आप, एफ आर ई, एफ आर ए, एफ आर ई, एफ आर आई, एफ आर वाई, एफ आर ओ। आपको सबसे पहले ये इंटीमेशन मिला होगा कि सबसे पहले नंबर पर आने वाला ए होगा और इसको एक नंबर पर रखेंगे हम लोग। और सबसे आखिर में देखिए ना, एफ आर के बाद ई, एफ आर के बाद ए, एफ आर के बाद ई, एफ आर के बाद आई, देन वाई, देन ओ। तो सबसे लास्ट में आने वाला शब्द वाई हो जाता है, यानी ये 6 नंबर पर चला जाता है। अब 1 और 6 नंबर की पहचान हमारी हो चुकी है, पहले और छठे की पहचान हो चुकी है हमारी। अब बारी आ जाएगी आपकी 2 3 4, 2 3 4 और 5 की। अब आइए एफ आर ई, ध्यान से देखेंगे बच्चों, एफ आर ई, एफ आर ई, एफ आर ई से 2 है, एफ आर ई के बाद ही ना एफ आर आई आएगा, देन ना एफ आर ओ आएगा। तो पहले 2 नंबर और 3 नंबर पर कब्जा एफ आर ई का होगा, एफ आर ई ई, एफ आर ई ई। अब बताइए डी और जेड, ये दोनों असमान आ गया, तो डी पहले या जेड पहले? ऑब्वियस है डी पहले, तो डी 2 नंबर पर चला जाएगा और ये ऑटोमेटिकली 3 नंबर पर चला जाएगा। अब बचा कौन? 4 5, ये बिल्कुल आसान, आप इससे पकड़ पाएंगे आई पहले होगा या ओ पहले होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आई पहले होता है, यानी 4 नंबर पर ये चला जाएगा और 5वें नंबर पर आपका फ्रोजन चला जाएगा। अब इसका वास्तविक अनुक्रम, रियल ऑर्डर क्या होगा? आप, हालांकि यहाँ समझाने के क्रम में मेरी मजबूरी है कि आपको पूरी बात दिखाई जाए, लेकिन आप नज़र पर ऑप्शन को भी रखेंगे, ऑप्शन की मदद से खट से आंसर लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आया था फ्राउड, जो कि 5वें नंबर पर मौजूद था। अनुक्रम में सबसे पहले 5वां नंबर आएगा। देन दूसरे नंबर पर आया था फ्रीडम, 2 पर मौजूद है ये। तीसरे पर आया था फ्रिज, 1 पर मौजूद है ये। चौथे पर आया था फ्रिंग, 6 नंबर पर मौजूद है। फिर 5वें पर आया था 4 और लास्ट में आया था 6ठे नंबर पर 3। आपका जवाब 521643, 521643 ऑप्शन नंबर 2 में छिपा हुआ है। छात्रों, इस प्रकार पूरी उम्मीद है कि डिक्शनरी वर्ड के प्रश्न को, वैसे ऐसा कोई छात्र नहीं होता जो इसे नहीं बनाता, सही नहीं बनाता, बिल्कुल सही बना कर आता है। थोड़ी रैपिडली बनाने की कोशिश करनी है, बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और बारी बारी से तो प्रत्येक सेट की एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। 2021 में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं एसएससी सीजीएल की, सभी प्रश्नों की व्याख्या आपको मिल रही है, उससे धीरे धीरे कहीं ना कहीं मजबूती हम लोगों को मिलेगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते ही पता चल रहा होगा कि यह प्रश्न एनालॉजी का है। 2 शब्द दिए गए हैं, डिप्रेशन रिलेटेड विथ मूड, देन इंसोम्निया, अवसाद, मनोदशा। डिप्रेशन आप अपनी भाषा में देखिए, प्रश्न को बनाने में क्या है, बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भाषा का प्रयोग कर आप प्रश्न को फंसा लेते हैं। कहीं ना कहीं अपनी भाषा से आप इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करें कि डिप्रेशन होता है तो मूड खराब हो जाता है, डिप्रेशन होता है तो मूड विचलित हो जाता है, अवसाद होती है मन में तो मनोदशा बिगड़ जाती है। छात्रों, अनिद्रा कब होती है? जब नींद विचलित हो जाती है, जब नींद खराब हो जाती है। तो जिस प्रकार अवसाद से मनोदशा बिगड़ जाती है, उसी प्रकार अनिद्रा से हमारी नींद बिगड़ जाती है, हमारी नींद विचलित हो जाती है। इसलिए आपका जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, स्लीप अर्थात नींद हो जाएगा। चलिए छात्रों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे आप सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस प्रश्न में भी अगर ट्रिकी अप्रोच का प्रयोग करने की कोशिश की जाए, कहीं ना कहीं विफलता मिलती है। इस प्रश्न में ये जितने भी स्ट्रिक्ट चिन्ह हैं, इसकी जगह पर दिए गए ऑप्शंस में से किस मैथमेटिकल सिंबल के ग्रुप को रखा जाए कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको सभी ऑप्शन की तलाश करनी होगी, सभी ऑप्शंस की तलाश करनी होगी आपको। सोचिए कि अगर 4 नंबर ही हमारा आंसर है तो 1 2 3 4 टाइम ऑफ एफर्ट लग जाता है हमारा
कभी कभी पहला नंबर ही आंसर हो तो नसीब अपना अपना है भाई। यहाँ पर आप 2 की तलाश करेंगे। छात्रों, सर ने 2 नंबर को ही तलाश किया, इसलिए आप सबसे पहले 2 को ही तलाश नहीं कर लेंगे। ये पता है पहले से इसका आंसर 2 है, इसलिए 2 की जांच कर आपको हम दिखा रहे हैं। एक्चुअली आपको सबसे पहले की ही जांच करनी थी। आ जाइए 42। फर्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेटर इज डिवीजन। सेकंड की जगह पर आप प्लस रखें, थर्ड की जगह पर माइनस, फोर्थ की जगह पर इनटू एंड यहाँ इज इक्वल टू। अब सॉल्व करने की कोशिश करें। आप सबसे पहले डिवीजन वाला काम करेंगे तो 6 प्लस 64 माइनस यही गुना कर देते हैं 66 इज इक्वल टू क्या 4 होता है। आप इन दोनों को जोड़िए 70 माइनस 66 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, इसलिए आप कहेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। छात्रों, अगले प्रश्न की बारी आ जाती है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न को देखिए, ऐसे ही प्रश्नों को हम आप सभी अपडेटेड क्वेश्चंस कहते हैं। एक्चुअली अपडेटेड नहीं होता है, निरंतर पैटर्न के आधार पर, रेगुलर पैटर्न के आधार पर कभी ना कभी आपने प्रश्न बनाया होगा। उसी प्रश्न का एक पूछने का एक नायाब तरीका है। इसने याद कीजिए, स्मॉल लेटर में एक प्रश्न आता था ए बी बी बी, छोटा छोटा निरंतर पैटर्न के आधार पर, उस बेस पर आपने ढेर सारे प्रश्न बनाए हैं। वो ऐसा ही प्रश्न लगभग है। आप यहाँ पर आप देखें एल, आप इस कमज़ोर पक्ष को पकड़ने की कोशिश करें। जेड यहाँ भी देख रहे होंगे, जेड यहाँ भी और एल यहाँ भी। एल और जेड इसका कमज़ोर पक्ष है। कहीं ना कहीं एल से शुरू होकर ये जेड पर समाप्त होता होगा, एल से शुरू होकर जेड पर समाप्त होता होगा, ये इससे पता चल रहा हो। अब इस बेस पर एक्सपीरियंस के आधार पर आपने क्या देखा, एल डॉट यू यहाँ सेकेंड स्थान पर एन, यहाँ भी सेकेंड स्थान पर एन कर दीजिए आप, ये सेकेंड स्थान पर एन, तो ये क्या हो जाएगा एल एन यू ए, तो ये हो जाएगा एल एन यू ए के बाद पी। आपने जैसे ही पी रखा पूरी सीरीज पता चल गया, एल एन यू ए पी जेड, एल एन यू ए पी जेड, एल एन यू ए पी जेड, ये रहा। आप देखेंगे एन पी एल यू जेड एन ए आपने रिक्त स्थान पर भरा है और आपका जवाब ऑप्शन नंबर 2 में है। छात्रों, ऐसे प्रश्नों का भरपूर अभ्यास करेंगे और अभ्यास का क्रम क्या है, यूट्यूब चैनल पर आएंगे, आपको प्रति सप्ताह रीजनिंग के फुल एक्सप्लेनेशन प्रश्न मिलते रहेंगे, आप उसको देखते रहेंगे और चले जाएंगे कहाँ, टेलीग्राम पर, जहां आप प्रश्न कलेक्ट कर लेंगे। उस प्रश्न को देखकर वीडियो की सॉल्यूशन देखेंगे। इस प्रकार हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न। छात्रों, अगला प्रश्न ओपन डाइस से रिलेटेड है। यह प्रश्न अपेक्षाकृत आसान प्रश्न है। याद रखेंगे, जब डाइस ऐसे खुले कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आपको सरफेसेस दिख रहे हों, यहाँ देखिए वर्टिकली आपको सरफेसेस दिख रहे हैं, यहाँ भी वर्टिकली दिख रहे हैं, और जब कभी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दिखे तो तय मानिए अल्टरनेट जो पोजीशन होती है, अल्टरनेट वाली जो पोजीशन होती है वह निश्चित तौर पर एक दूसरे का अपोजिट सरफेस होता है। एंड का अपोजिट हैश, परसेंटेज का अपोजिट प्लस, और बच गया तो एट द रेट और डॉलर आपस में अपोजिट होगा। आपसे पूछा गया था हैश का, तो इतना काम तो नहीं करना। अब हैश से रिलेटेड हॉरिजेंटली या वर्टिकली अगर अल्टरनेट पोजीशन पर कोई सरफेस है तो वह निश्चित तौर पर उसका अपोजिट सरफेस होगा। आपका जवाब हैश के अपोजिट एंड देना था, जो ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। इस प्रकार आप जवाब देंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अब सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट इज डिफरेंट। इतना नहीं पढ़ते है ना, रीजनिंग के प्रश्न में इतना नहीं पढ़ते। सीधा सीधा सा बात है कि ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। क्लासिफिकेशन में 4 एलिमेंट एसएससी दे रखता है। इनमें से 3 के गुण एक जैसे होते हैं और उनको जब एक क्लास में, एक समूह में आप रखते हैं तो इसको कहते हैं क्लासीफाई होना।
और एक जो इन तीन जैसा गुण वाला नहीं था वह विजातीय हो जाता है, ऑडमेन हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, उस समूह में नहीं पाया जाता है और वही उत्तर अपेक्षित होता है, उसी को आंसर एसएससी कहता है देने के लिए। तो इन तीनों में आपको, इन चारों में किसी तीन के गुण मिलाने हैं। उससे पहले एक थोड़ी सी चर्चा छात्रों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो A to Z आप लिखते हैं, A से Z यानी 1 to 26, A से Z, अगेन A से Z आ जाएगा तो A 27वें नंबर पर चला जाएगा, B 28वें नंबर पर चला जाएगा। तो ये जो 26 के बाद लेटर रिपीट कर रहे हैं वो उसकी स्क्रॉलिंग वैल्यू है। A की वैल्यू 27, स्क्रॉलिंग की पहचान कीजिए। 1 to 26 वैलिड और आफ्टर 26 दैट इज स्क्रॉलिंग वैल्यू। तो स्क्रॉलिंग किसको कहते हैं? जब अपने निजी वैल्यू से 26 बढ़ जाना उसको कहते हैं हम लोग स्क्रॉलिंग वैल्यू। सपोज f की वैल्यू 6 होती है, 6 में 26 एक्स्ट्रा कर दें 32, तो f की 32 स्क्रॉलिंग वैल्यू है, यानी 32 नंबर पर ही f आता है और 6 पर तो आता ही आता है। तो स्क्रॉलिंग वैल्यू का सहारा लेंगे और एसएससी सीजीएल स्क्रॉलिंग वैल्यू का खूब सहारा लेता है बच्चों। इसलिए आप देखेंगे यहाँ तो देख पाना बहुत आसान है, सबों को वैल्यू याद होगी। 8, L12, P16, T20। आप कहेंगे जरा राइट टू लेफ्ट देखिए ना, +4 +4 +4। हालांकि -4 भी कहा जा सकता था बच्चों, लेकिन स्क्रॉलिंग वैल्यू में माइनस कह पाना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए आप प्लस वाली बात करेंगे। आ जाइए यहाँ पर थोड़ा, ये 20, ये 24, आपने कहा यहाँ +4, बिल्कुल सही है। यहाँ b की वैल्यू 2 तो होती ही है वैलिड वैल्यू, क्या 28 नहीं होगी? 28 भी तो होगी स्क्रॉलिंग वैल्यू, तो ये भी +4। और f की वैल्यू 6, देखिए ये +4, यानी ये दोनों ही एक गुण वाले हैं, एक समूह वाले हैं। आइए यहाँ 17 में 4 जोड़िए 21, में 4 जोड़िए 25, में 4 जोड़िए 29, C की वैल्यू 3 और स्क्रॉलिंग वैल्यू 26 + 3 = 29। ये भी उसी ग्रुप का है, लेकिन छात्रों यहाँ A की वैल्यू 1 और F की वैल्यू 6 + 5 ये उस चीज़ को नहीं मानता, इसलिए इस ग्रुप में नहीं हो सकता है, इसलिए जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो स्क्रॉलिंग वैल्यू पर नज़र रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की बारी आती है। अगला प्रश्न है छात्रों सिलोजिज्म का। निश्चित तौर पर इसे तार्किक माध्यम से ना बनाकर आप चाहेंगे कि लॉजिकल वेन डायग्राम की प्रस्तुति हो इसमें, तो लॉजिकल वेन डायग्राम देखिए। ऑल पॉलीगॉन्स आर एंगल, ऑल पॉलीगॉन्स आर एंगल, ऑल एंगल्स आर डायगोनल, all cones are cubes, all cone are cubes, और all cubes are decagon। ये अलग है छात्रों, ये अलग अलग है, देखिएगा वो थोड़ा सा चिपक गया है। नो डायगोनल इज ए क्यूब, डायगोनल यहाँ क्यूबल यहाँ ऑटोमेटिकली बना हुआ है वो फिगर। अब इस बेस पर 4 कंक्लूजन्स पूछे जाएंगे, 5 कंक्लूजन्स पूछे जाएंगे, आपको उसका जवाब देना है। कंक्लूजन्स आ चुका है। सबसे पहला सम डायगोनल्स आर पॉलीगन, याद रखिएगा सम डायगोनल्स आर पॉलीगन्स, सम डायगोनल्स आर पॉलीगन, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए, आप ये देखेंगे सम डायगोनल्स आर पॉलीगन। याद रखेंगे सर्कमफ्रेंस टू सेंटर जाते हैं तो सम में, और सेंटर टू सर्कमफ्रेंस जाते हैं तो ऑल में, यानी पहला हम लोगों का सही था। अब आइए जरा दूसरा देख ले हम लोग। दूसरा पूछा ऑल डायगोनल्स आर डेकागन्स, ऑल डायगोनल्स, ऑल डायगोनल्स आर डेकागन, ऑल डायगोनल्स आर डेकागन, नहीं ये गलत था। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चले जाते हैं हम लोग। तीसरा है नो पॉलीगॉन इज ए कोन, नो पॉलीगॉन, नो पॉलीगॉन इज ए कॉन। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन यहाँ है, कॉन यहाँ है, बिल्कुल सही, कोई पॉलीगॉन का हिस्सा कॉन में नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट है आपका सम क्यूब्स आर एंगल, सम क्यूब्स आर एंगल,
सम क्यूब्स आर एंगल, क्यूब यहाँ दिख रहा होगा, एंगल वहाँ दिख रहा होगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। इस प्रकार आपको जवाब देना चाहिए कौन कौन सा, एक तो सम डायगोनल्स आर पॉलीगन्स हो गया था और नो पॉलीगन इज ए कॉन। 1 and 3 बोथ कंक्लूजन 1 and 3 फॉलो, आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिर से आप देखकर ही पकड़ पाएंगे ना कि ये एनालॉजी का प्रश्न है। 2 शब्द दिए, घोड़े का हिन हिनाना, ये क्या है, घोड़े की साउंड है, घोड़ा ऐसे आवाज़ निकालता है, घोड़े की आवाज़ है हिन हिनाना। तो आप इसमें देखें किसकी आवाज़ दी गई है, डक, डक की आवाज़ क्वेक क्वेक है। छात्रों यहाँ पर आपको एक सलाह दी जाती है कि कुछ जानवरों की साउंड को आप जरूर याद करेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार घोड़े की आवाज़ हिन हिनाना, उसी प्रकार बतख की आवाज़ क्वेक क्वेक करना होता है, क्वेक होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न नॉन वर्बल का है, सीरीज कॉम्प्लीशन का है। छात्रों सीरीज कॉम्प्लीशन में जो मैंने देखा है कि एसएससी सीरीज कॉम्प्लीशन को एंटरटेन कर रहा है नॉन वर्बल में, और कट सीरीज दे रहा है, कर रहा है, या तो एक फिगर इधर से काट रहा है या तो उधर से काट रहा है। कट सीरीज देने के बाद लड़के बहुत परेशान हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देखेंगे, गौर से देखिएगा, दोनों में भिन्नता थोड़ा देखिएगा। ये ब्लैक वाला जो हिस्सा है यहाँ था, इस कॉर्नर में गया, फिर उस कॉर्नर में गया, ये कॉर्नर में रिवॉल्यूशन कर रहा है। लेकिन ज़रा इसको देखिए, ये स्टार यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद बीच में चला आता है। निश्चित तौर पर आप देखिए, ये स्टार एक बार और यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ गया होगा, तब यहाँ गया होगा, तब यहाँ, मतलब स्टार यहाँ इस कोने में था, फिर इस कोने में, फिर इस कोने में, तब यहाँ आया। जो बात आप यहाँ देख रहे होंगे, ये वाला इस कोने में, फिर उस कोने में, बीच में आएगा। तो ब्लैक हाईलाइटेड बीच में किस में है, इसमें नहीं है, हटाइए, इसमें भी नहीं है। ये दोनों आंसर होने से रहा, ये तो आंसर होगा नहीं। अब आ जाइए तीसरे और चौथे में, असमानता देखेंगे। आप बस यहाँ फोकस कीजिए कि हमारा आंसर इसी दोनों में कौन होगा। चूँकि बीच में ब्लैक हाईलाइटेड आना है, ये दोनों सेम है, जांच नहीं कीजिए, दोनों सेम है मत कीजिए, ये दोनों भी सेम है मत कीजिए। अपनी भाषा में प्रश्न को बनाएंगे। पूरी रोटेशन और रिवॉल्यूशन देखने लगेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर प्रश्न फंस जाने की उम्मीद होती है। आप देखिए गौर से, यहाँ बड़ा त्रिभुज होगा कि छोटा, बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, ऑटोमेटिकली छोटा त्रिभुज होगा, और आपको जवाब देना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। आइए छात्रों अगले प्रश्न की बारी आती है। अगला प्रश्न देख कर बताइए, जल्दी बताइए। आप कहेंगे यह प्रश्न तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसने कहा अराउंड, जरा इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन में जो जानकारी मिली कि बहुत लड़कों से गलतियां हुई, बहुत लड़के पकड़ भी नहीं पाए। एक्चुअली क्या है, क्यों नहीं पकड़ पाए, एक बार चेक कर लेंगे। 52, 18, 24, 12, 144। एक्चुअली छात्रों यहाँ ध्यान से देखेंगे किया क्या गया है इसमें, वॉवेल के साथ अलग वर्ग और कॉन्सोनेंट के साथ अलग वर्ग। आप सारे कॉन्सोनेंट को ही पहले देख लीजिए। R इज 18, N इज 14 एंड D इज 4। कॉन्सोनेंट के वैलिड वैल्यू को उसने रख दिया है, कॉन्सोनेंट को, और आपसे उसने प्लास्टिक लिखा, प्लास्टिक का मांगा है, प्लास्टिक। सबसे पहले आप काम कर लें, P का, L का, S का, T का, C का तो कर ही सकते हैं। P16, L12, S19, T20 और C3। बचा क्या हमारे पास, ओनली वॉवेल। अब बताइए A का कितना किया है, 52। A की अपोजिट वैल्यू याद कीजिए। अपोजिट वैल्यू मीन्स दी गई वैल्यूज को 27 से माइनस करेंगे, उसकी अपोजिट वैल्यू मिल जाएगी। O मीन्स 15, अपोजिट वैल्यू 12। तो A की उसने सबसे पहले अपोजिट वैल्यू रखी 26 और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। क्या O के साथ ऐसा किया? O की अपोजिट वैल्यू याद कीजिए 12 होती है, अपोजिट वैल्यू कह रहे हैं, 12 का दुगुना कर दिया 24, यही काम किया है। U भी वॉवेल है, U की अपोजिट वैल्यू 6 होती है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपोजिट वैल्यू। A की वैल्यू 1 होती है, वैलिड वैल्यू, 27 से 1 घटा दीजिए 26, इसकी अपोजिट वैल्यू हो जाएगी। अब बताइए A की अपोजिट वैल्यू 26 इंटू 2 52, I की अपोजिट वैल्यू, I की वैल्यू होती 9 है,
अपोजिट वैल्यू 27 माइनस 9 मीन्स 18 और 18 का दुगुना 36। अब बचा हमारा ऑप्शन ढूंढने की बारी आ गई। 16, 12, 52, 52, 19, 23, 63, परहैप्स ऑप्शन नंबर 1 16, 12, 52, 19, 23, 63। ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार आप देख रहे हैं लगभग सेट में, लगभग शिफ्ट में इस अपोजिट वैल्यू का, स्क्रॉलिंग वैल्यू का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है एसएससी। आप भी तैयार रहेंगे। छात्रों, अगले प्रश्न की बारी। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन पर आधारित। PLTBN D are 6 members of a business family. N is the son of B. N ऐसे देखिए, बेटा है B का। Who is not the mother of N? B N की मां नहीं है, यानी पिता होगा नहीं। फिर चले आइए, L इज द ब्रदर ऑफ B। L B का भाई है। L B का भाई है। ये प्लस सिंबल देता है पुरुष के लिए और माइनस करेंगे तो वो महिला के लिए सिंबल है। T इज द डॉटर ऑफ D। T इज द, नहीं उससे पहले आ जाइए आप, D एंड B आर ए मैरिड कपल। D एंड B, D और B मैरिड कपल हैं तो निश्चित ही ये पत्नी होगी, महिला होगी नहीं, N की माँ। T इज द डॉटर ऑफ D। T को D की बेटी कहे या B की बेटी, बात तो बराबर है। T हो गई बेटी, B या D किसी के कह लीजिए। हु इज द सिस्टर ऑफ P, पूछा है। T इज द डॉटर ऑफ D। हु इज द सिस्टर ऑफ P, जो यानी D जो है सिस्टर है P की, ये P की बहन है। ये लाइन तो बेकार ही दे दिया है इसमें। पूछा क्या है देखिए ना, हाउ इज N रिलेटेड टू T। N कैसे रिलेटेड है T से, तो ये B की संतान, ये भी B की संतान, इसमें यह पुरुष संतान, तो ऑब्वियस है भाई होगा, भाई जवाब देंगे। कुछ एक्स्ट्रा डेटा दिया रहता है परेशान करने के लिए, समय को नष्ट करने के लिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो हम लोग समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्लासिफिकेशन का है बच्चों। इनमें आपको इन चारों में, चार में कोई तीन एक जैसा होगा। ज़रा गौर से देखिए 14 और 210 में क्या रिलेशन है। आप देखेंगे 14 इंटू 15 10 होता है नहीं। अब ज़रा यहाँ आ जाइए, क्या 12 इंटू 13 एक बढ़ाकर इतना हो जाता है। यहाँ आएंगे आप तो 18 इंटू 19 एक बढ़ाकर इतना हो जाता है, लेकिन 17 प्लस 18 करेंगे तो इतना नहीं होगा, वो 306 ही हो जाता है। तो आपका विजातीय, आपका ऑडमेन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 था। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सीरीज कॉम्प्लीशन का। देखिए सीरीज कॉम्प्लीशन का यह प्रश्न मान लीजिए कि कठिन है भी, तो बच्चों आप फेसबुक पेज पर जाएंगे तो वहाँ एक पॉकेट वीडियो सीरीज 1 की गई है। उसमें मैंने सलाह दी थी कि सीरीज कॉम्प्लीशन के प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बनाना है। अगर डायरेक्ट बना तो ठीक, नहीं तो खींच कर बनाने की उसको कोशिश करनी है। खींच कर बनाने कहने का मतलब, भाई संख्याएं तो बढ़ रही हैं, काम तो प्लस का होगा ही होगा, तो क्यों ना प्लस का काम प्रारंभ कर दिया जाए। 24 में 35 हो गया, यानी उसने 11 जोड़ा है। 35 के बाद 51 कितना जोड़ा है, 16 जोड़ा है। फिर 16 के बाद 73, 3 में 1 गया 2, 7 में 5 गया 2, 22 जोड़ा है। फिर यहाँ पर आ जाइए, 12 में 3 गया 9, 9 में 7 गया 2, 29 जोड़ा है। यहाँ क्या जोड़ेगा पता करना है, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। 11 के बाद कितना जोड़ा भाई, +5। 16 में कितना जोड़ा, +6। इसमें कितना जोड़ा, +7। आप समझ गए होंगे सीक्वेंस मेंटेन है। आप कहेंगे अब तो 8 जोड़ेंगे, तो 29 8 हो जाएगा 37। अब 37 और 102 को जोड़ देंगे, आपका जवाब 139 हो जाएगा। क्या बच्चों, 139 ऑप्शन नंबर 1।
तो सीरीज के प्रश्न को देखकर भौचक्के के नहीं रह जाना है, स्टार्ट कर देना है। संख्याएं बढ़ रही हैं तो या तो प्लस या तो इनटू का काम करेंगे, संख्याएं घट रही हैं तो डिवीजन या तो सब्ट्रैक्शन की। आप निश्चित तौर पर फेसबुक पेज पर जाकर पॉकेट वीडियो सीरीज 1 देख लेंगे, उसमें एक अच्छी सलाह दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्रों अगला प्रश्न एम्बेडेड फिगर का है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प वाली आकृति इस आकृति में छिपी हुई है, यह हम लोगों को पता करना है। थोड़ा तो ये आंख का कमाल है, इसमें बताया क्या जा सकता है। इसमें बताने के लिए कुछ नहीं, आपको आंख से देखना पड़ेगा यह आकृति है कहाँ। हम दूसरी आकृति को आपको दिखाएंगे, आप ज़रा देखने की कोशिश कीजिएगा। ये डंडा तो मिल गया है ना, ये भी मिल गया। चलिए ये यहाँ तक मिल गया हम लोगों को, इसको यहाँ ले जाइए, ये यहाँ और ये यहाँ। गौर से देखिएगा छात्रों, परहैप्स मिल रहा है वो आकृति, ये आकृति। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसको मेरे लिए बनाया जाना बड़ा आसान प्रक्रिया थी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों आपके आँख का कमाल होता है। आप ज़्यादा कठिन मेहनत करते हैं वहाँ, इसलिए तो आप compete करने वाले छात्रों को हम जैसे एक्सपर्ट सलाम करते हैं कि कितने मेहनत करके आप वहाँ आगे बढ़ते हैं, कितना आँखों का चमत्कार होता है, आप कितने आँखों से कलात्मक जानकारियाँ आप हासिल करते हैं। तो दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को, उसमें छिपी हुई आकृति को पहचानना ही एम्बेडेड फिगर में होता है। चलिए छात्रों अगले प्रश्न की बारी आ जाती है। अगला प्रश्न है, देखते पकड़ना है। रीजनिंग का प्रश्न मतलब देखो और समझो कि वो कौन सा पूछा है। भाई ये तो वाटर इमेज मिरर इमेज का मामला है, ये मिरर इमेज है। छात्रों एक यहाँ पर आपको बताएं, अगर जैसे ये एक आकृति है तो इधर ऐसे उल्टा इमेज बनता है मिरर, करीब करीब नहीं। और अगर इसे आप नीचे उलट देंगे ना, नीचे ऐसे उलटिए, ये इधर जब भी उल्टे तो वह उसका मिरर इमेज, और इसको अगर नीचे उलट दें ऐसे सॉरी ये यहाँ पर आ जाइए, यहाँ ये ऐसे, ये इसका वाटर इमेज हो जाएगा। करना क्या है, उधर उलट दें तो मिरर और नीचे उलट दें तो वाटर, लेकिन उसकी मर्जी, वो जानबूझकर मिरर यहाँ लगा देगा तो हम लोग क्या कह देंगे, वो हॉरिजेंटल मिरर मांग रहा है, अभी वो वर्टिकल मिरर मांग रहा है। आप ये समझ गए होंगे कन्फर्मली कि उधर उलट देना है, आकृति का उल्टा इमेज बना देना है, जो एक्चुअली प्लेन मिरर में होता भी है। तो आप ये बताइए कि इस मिरर का जब मिरर इमेज बनाएंगे तो एम यहाँ आएगा या जे? ऑब्वियस है, सारे बच्चे कहेंगे जे, तो जे ऐसे आएगा ना, ऐसे ना घुमा होगा, ऐसे किसमें है भाई, इस दोनों में तो नहीं है, ये दोनों आंसर तो होने से रहा, क्योंकि मिरर में एम की इमेज कैसे सट सकती है, जे की सटेगी। अब आइए एफ दोनों सेम है, चेक ही मत कीजिए, इसको चेक कर लीजिए। थर्ड क्या है, क्यू, थर्ड है क्यू होगा कैसे, ऐसे इधर घुमा हुआ, किसमें घुमा हुआ है क्यू, इसमें। आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत काम नहीं करना था, सभी लेटर्स की मिरर इमेज नहीं निकालनी थी, एक की निकाल रहे थे और ऑप्शन की तलाश कर रहे थे। ऐसा ही काम एग्जामिनेशन हॉल में आप करेंगे भी। छात्रों जिसकी मिरर और वाटर इमेज तगड़ी होती है ना, ईमानदारी से आप समझेंगे इस बात को, जिसकी मिरर और वाटर इमेज तगड़ी होती है उसका पेपर कटिंग अपने आप ठीक होता है। आज सीखिए इस बात को। आपको क्या करना है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में आप घबराते क्यों हैं? जितनी जगह मोड़ है उतना मिरर इमेज खोल देना है हम लोगों को। आइए सबसे लास्ट वाला, एग्जाम में लास्ट इमेज पर देखिएगा, ठीक ना। क्या आप ये स्वीकार करेंगे ना, इसका मिरर यहाँ होगा, यहाँ पर तो 4 होगा ना, ऐसे से 4 चारों में है, चारों ऑप्शन में मौजूद है। लेकिन छात्रों यहाँ पर 2 गोला और यहाँ भी तो 2 गोला होगा, ऊपर 2 गोला नीचे 2 गोला, ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर देखिए ये एक्स्ट्रा है तो ये तो गया, ये तो नहीं होगा। अब इस चारों की हम लोग बात करते हैं। क्या जब इसको आप ऊपर की ओर खोलेंगे तो इसका मिरर इमेज ऐसा होगा ना, नहीं होगा ऐसा। देखिए इसका मिरर इमेज कैसा होगा, इसका मिरर इमेज ऐसा होगा ना, ऐसा मिरर इमेज।
ये दोनों तो सेम है, गया ना, ये दोनों भी सेम है। अब बताइए कौन सा आंसर होगा। आप समझ गए होंगे ये दोनों सेम है, तब जबकि इसकी मिरर इमेज होनी चाहिए थी वहाँ पर। यहाँ इसकी मिरर, ये तो सेम टू सेम दिया भी नहीं है, ये दोनों सेम दे दिया है, ये दोनों, ये तो चला ही गया था, इसका ये मिरर इमेज है। निश्चित तौर पर आंसर नंबर 4 हमारा हो जाएगा। तो जितनी जगह पेपर को फोल्ड करता है वहाँ पर आपको मिरर इमेज बनाते चलना है, तो पेपर कटिंग का भी आसानी से बनाएंगे। और ढेर सारे प्रश्नों की तो प्रैक्टिस भी करनी है भी हम लोगों को। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिनकर बताना है आपको। कितने त्रिभुज हैं इसमें? छात्रों, ऐसे प्रश्न में आप एक बेसिक बात याद रखेंगे। ऐसी बात हो ना, अगर किसी वर्टेक्स से किसी साइड पर ये लाइन पड़ती है तो वो नीचे वाली भुजा को कितने भागों में काटता है? 2 भागों में। बस उसी को गिन देना है, 1 2 3। और अगर मान लीजिए ये ऐसा हो जाता तो 3 भागों में बांटता, तो हम कहते 3 2 5 1 6। इस बेस पर इस प्रश्न का जवाब अभी दिया जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे, इस आकृति में इस वर्टेक्स से आने वाली ये लाइन 2 भागों में बांटती है, तो इसके तो 3 हो गए। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी सेम आकृति बन रही है ना, तो ये भी 3 हो गए। क्या यहाँ वो आकृति नहीं बन रही है? यहाँ पर भी इस वर्टेक्स से इस लाइन पर ये आ रहा है, तो ये भी 3 हो गया, 9। इससे एक लार्जर ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर ये छूट ना जाए हमसे, ये एक एक्स्ट्रा, अभी तक 10 हो गए, लेकिन छात्रों यहाँ पर देखिए ये एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ की जो ये आकृति दी गई है, डर लग रहा है कि कहीं छात्र इसको ट्रायंगल ना मान ले। थोड़ा सा आंखों का कला है, मैंने कहा था ना, आप लोग आंखों के कलात्मक जानकारियाँ जो हासिल करते हैं उससे प्रश्न ज़्यादा आसानी से बनता है। तो ये एक और ट्रायंगल हो जाता है। आपका जवाब 3 3 6 3 9 1 10 1 11 हो जाएगा। ये जवाब था आपका। इसको बेस आप चलेंगे। सपोज यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ऐसे कर दें तो भी ना घबराएं। यहाँ 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3, भाई 3 2 5 1 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी। तो वर्टेक्स से जितनी लाइनें चलेंगी आपको देखना है बेस को उसने कितने भागों में बांटा है। जितने भागों में बांटता है उसको राइट डाउन करके सबको जोड़ देते हैं, वो हो जाता है ट्रायंगल की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द क्लासिफिकेशन के लिए दिए गए हैं। 3 का गुण, ये देखते ही आप शायद एग्जामिनेशन हॉल में सभी शब्दों की परिभाषा न कर पाएँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे मेमोरी, इंटेलिजेंसी और एप्टीट्यूड और वेट में मेमोरी, इंटेलिजेंसी और एप्टीट्यूड एक जैसा है। ये बौद्धिक कार्य हैं, ये इससे नॉलेज डेवलप किया जाता है। तीनों ब्रेन से रिलेटेड है। और वेट वैसा नहीं, ना इसमें बौद्धिक, ना ये ब्रेन से रिलेटेड, ना नॉलेज डेवलपमेंट करने। तो आपका मेमोरी, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड एक ग्रुप का हो जाता है और वेट उस ग्रुप में नहीं सेटिस्फाई करता, तो आपका आंसर यहाँ हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी एनालॉजी का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें सबसे पहले एक ग्रुप दिया गया। इस ग्रुप में 3 संख्याएं दी गई। इस 3 नंबर्स आपस में किसी न किसी प्रकार जुड़े हुए हैं। वो जिस प्रकार भी जुड़े हों वैसा ही जुड़ाव दिए गए विकल्पों में आपको ढूंढना है। 25, 18 और 225। ध्यान से देखिए बच्चों, 25 और 18 को मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय 2, ये 9 टाइम्स और इज इक्वल टू 225। ये जवाब आया। ये रिलेशन है क्या? यह रिलेशन किसी विकल्प में है? आप यहाँ जरा देखेंगे, 24 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको 11 कर दीजिए, 11 चौके 44 के 4, बाकी 4 सही है, 11 दूनी 22, 4 26, ये सेटिस्फाइड कर गया। और सेटिस्फैक्शन के बाद आप जवाब ऑप्शन नंबर 3 दे देंगे। यही होता है, दिए गए ग्रुप में जो रिलेशन स्थापित किया है सेटर मॉडरेटर ने, उसी गुण के आधार पर दिए गए विकल्प में से आपको तलाश करनी होती है। अगले प्रश्न की बारी आती है। अगला प्रश्न सीरीज कंप्लीशन का है, लेटर सीरीज का। और इसमें मेरी जो सलाह आई थी ना, A to Z मात्र 26 लेटर्स होते हैं। बच्चों बताएं, अगर
न्यूमेरिकल सीरीज है तो नंबर मीन्स अपरिमित इन्फिनिटिव, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। लेकिन वर्णों की बात जहाँ तक है, अक्षरों की जहाँ तक बात है, लेटर्स की जहाँ तक बात है, उसमें 26 ही संख्याएं फिक्स होती हैं, इसलिए आसान होता है। पढ़ देने का काम था। पढ़िए मेरे साथ। पी पहले से पहले का, पी क्यू छोड़ के, आर एस छोड़ के, टी यू छोड़ के, भी डब्ल्यू छोड़ के, एक्स डब्ल्यू छोड़ के एक्स। एक जवाब आ गया। ऑप्शन दो ही है ऑप्शन, ये दोनों तो अभी ही गया। अब आइए एन ओ छोड़कर पी, क्यू छोड़कर आर, एस छोड़कर टी, यू छोड़कर भी, एक्स भी, और यहाँ जवाब हम लोगों को 3 दे देना था वैसे। एन ओ छोड़कर पी, क्यू छोड़कर आर, एस छोड़कर टी, तो यू छोड़कर भी देखिए सेटिस्फाइड है। अब यू देखिए, ए बी सी डी छोड़ के ई, एफ जी एच आई छोड़कर, उससे भी पहले आप अगर देख पा रहे होंगे ए ई आई ओ, सब लोगों के मस्तिष्क में आ गया होगा आगे क्या होगा। ये क्रमशः वॉवेल रिस्पेक्टिवली वॉवेल को लिख दिया है। आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 एक्स भी यू हो जाता है। आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न, 25वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 25वां प्रश्न है, परमिट को VVLNOG कहा जाता है। सबसे पहले परमिट को VVLNOG कहा जाता है। हम लोगों से मांगा है उसने INER, स्पेलिंग देखते रहेंगे छात्रों, TIA, बिल्कुल सही हो गया। P16 याद होगी वैल्यू आपको, E5 R18 M13 I9 T20 V22 V22 L12 N14 O15 G7। आप देखेंगे जरा अल्टरनेट पोजीशन पर, ये +6, ये -6, फिर ये देखिए +6। अल्टरनेट आप ऐसे कहेंगे ऑड पोजीशन पर जो लेटर्स है ना, उसमें +6 -6 +6 -6 +6 -6, ये सीक्वेंस है। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, 9 14 E5 R18 T20 I9 A1, सही है। ये अल्टरनेट पोजीशन पर ले आते हैं पहले, 3 4 मिल गए इसमें, तो ये +6, ये -6, ये +6, ये -6। 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 होगा। 15 किसका? ओ का। ओ वाला ऑप्शन है आपके पास है, तो यानी हम लोग सही चल रहे हैं। हालांकि सेकंड जो है एम और एच भिन्न है, यहीं पर हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। वैसे 5 में से 6 तो आप घटाएंगे नहीं, तो ए की स्क्रॉलिंग वैल्यू कितनी? 5 में 26 जोड़ दें 31, 31 में 6 घटाएंगे तो 36। 5 यहाँ देखिए ई की वैल्यू हो गई 5, 5 में 26 जोड़ दिए हो गई 31। अब 31 में आपको 6 घटाना है 25, यानी y थर्ड आ गया आपका y। अब 20 में से तो 6 जुटेगा 26 z, 1 में 6 तो घटाएंगे नहीं, तो स्क्रॉलिंग वैल्यू का सहारा लेंगे। 27 में 6 घटा दीजिए, 27 में 6 घटा देंगे तो 21 u। अब इससे आपका आंसर मिलेगा क्या? O अल्टरनेट y अल्टरनेट z अल्टरनेट u, O अल्टरनेट y z नहीं निकलेगा। अब आइए इसके साथ क्या है भाई, 5 और 22 जोड़िए जरा सा, 27, 13 14 जोड़िए 27, 20 7 जोड़िए 27, और किस दो लेटर का योगफल 27 होता है? आप कहेंगे जो दोनों आपस में अपोजिट होते हैं वो दो जो जुट कर 27 होते हैं वो अपोजिट लेटर्स होते हैं। तो 14 का अपोजिट 13 होगा, 13 किसको कहेंगे भाई? m को। 18 का अपोजिट 9 मतलब i, और 9 का अपोजिट 18 यानी r। OMY IZRU आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। छात्रों, इस प्रकार आप देख रहे थे SSC CGL टायर 1 13 अगस्त 2021 को रीजनिंग के पूछे गए 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं आप काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, काफ़ी सीखने को आपको मिल रहा होगा। पुनः एक आग्रह, दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के YouTube चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा दें,
लाइक करें वीडियो पसंद आए तो, और इसे अवश्य मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। साथ ही साथ जितने भी प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पर, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर होगी। तो दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के टेलीग्राम को निश्चित ही ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ कई प्रकार की तथ्यपरक बातें, कई अपडेट्स एग्जाम से रिलेटेड हो या मोटिवेशनल हो, या फिर आप जहाँ जहाँ चूक होती है, जहाँ जहाँ छात्र गलती करते हैं, वहाँ प्रामाणिक पाठ्य सामग्रियों के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें फेसबुक पेज पर आपको मिलेंगी। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो प्रतिदिन बूझो तो जाने करके एक फेसबुक पर क्वेश्चन आता है, छात्र प्रतिदिन उसको इंटरटेन करते हैं। इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन, मैथ्स का भी एक क्वेश्चन, पर डे हमारे एक्सपर्ट्स नए नए प्रश्नों को बनाकर आपको मुलाकात कराते रहते हैं। तो इन सभी चैनल्स को ज्वाइन करें आप। और चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट YouTube के वीडियो में, जिसमें आपको 13 अगस्त 2021 सीजीएल टायर 1 के रीजनिंग के 25 प्रश्न की व्याख्या होगी और शिफ्ट होगा 2। धन्यवाद।